नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ बाजार दर्शन, है ना। बाजार दर्शन पढ़ रहे हैं। आप लोग इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सच में हम भी जब बाजार में जाते हैं तो इतनी मनभावनी चीज़ें रहती हैं, लुभावनी चीज़ें रहती हैं कि मतलब हमारे ज़रूरत की ना होते हुए भी हम लोग उसको खरीद लेते हैं, है ना। और घर आके फिर पछताते हैं, अरे क्या देख के ले आए, बिल्कुल लाना नहीं चाहिए था, बेकार की चीज़ें हैं। पैसा खर्च हो जाने के बाद हम लोग पछताते हैं कि क्यों ये चीज़ ले आए, है ना। तो उसी पर आधारित ये निबंध है बाजार दर्शन, जिसका पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, मतलब पाठ को फिर से याद आ जाएगा कि आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो पावर का रस किस में है? पावर का रस परचेजिंग पावर में है। ठीक है। परचेजिंग पावर के प्रयोग में मतलब हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं ये दिखाना चाहते हैं हम लोग। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। अपने को न जानने पर बाजार मनुष्य को कैसा बना देता है? अपने को न जानने पर बाजार का चौक मनुष्य को कामना से विकल बनाकर छोड़ता है। बाजार का जादू जो है वो किस राह काम करता है? बाजार का जादू आँखों की राह काम करता है। ठीक है। जादू की जकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है? जादू की जकड़ से बचने का सीधा उपाय है कि मन खाली हो तो बाजार ना जाए और बाजार जाए तो मन खाली ना हो। शून्य होने का अधिकार किसका है? शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है, जो सनातन भावों से संपूर्ण है। ठीक है। बाजार आमंत्रित कर क्या कहता है? बाजार आमंत्रित कर क्या कहता है? आओ मुझे लूटो। ठीक है। ये तो रहा पिछले क्लास में पढ़ाए गए पाठ के कुछ मुख्य प्रश्न। अब आते हैं हम हमारे मुख्य टॉपिक पर। ठीक है। पेज नंबर 101। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे, वहाँ आगे तक हो गया था। तो ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझाया है लेखक ने इस पाठ को बाजार दर्शन के माध्यम से। ठीक है। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, मतलब पैसा जो है वो किस तरह से हम पर व्यंग करता है उसके बारे में सुनिए। वह दारुण है, अर्थात वह कठोर है। मैं पैदल चल रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं पैदल जा रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, और मेरे पास से धूल उड़ाती हुई क्या निकल गई? एक मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। वो मोटर क्या निकली मेरे पास से? ऐसा लगा कि मुझे किसी ने एक अच्छा सा व्यंग्य देकर मेरे दिल को चोट पहुंचाया है। ठीक है। एक कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक आर से पार हो गई, अर्थात जैसे उनके दिल को बहुत गहरा चोट लगा, जो जिस तरह से वो मोटर कार उनके पास से गई। जैसे किसी ने, ऐसा उनको लगा कि जैसे किसी ने लेखक की आंखों में उंगली देकर दिखा गया हो। लेखक की आंखों में उंगली डालकर दिखा रहा होगा कि देखो उसका नाम है मोटर। जैसे उनको लगा कि मुझे इस तरह से कोई व्यंग्य कर रहा है कि देखो जो तुम्हारे पास से धूल उड़ाती हुई निकल गई उसको देखो, वो क्या है? मोटर। ठीक है। और तुम उससे वंचित हो, और उससे तुम वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है। लेखक को वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे कोई उनका मजाक किया हो, विडंबना मालूम होती हो, उपहास किया हो कि बस पूछिए नहीं। बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर किसी ने मजाक उड़ाया, मेरा किसी ने मजाक उड़ाया।
मैं सोचने को आता हूँ। और वहाँ पर लेखक सोचने लगते हैं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे। और वहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि हाँ, सच में यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया, मैं जन्म लेने को था। बस यही माँ बाप बचे थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ जन्म लिया होता, है ना। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। वो ऐसी व्यंग्य शक्ति थी कि मुझे थोड़ी ही देर के लिए अपने सगों से क्या कर सकती थी, कृतज्ञ कर सकती थी। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ, ठीक है। और ऐसा मुझे प्रतीत हुआ जैसे कि मैं वहाँ पर थोड़े सी देर के लिए अपने सगे संबंधियों को भी मैं भूल गया, ठीक है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। वहाँ पर लेखक सोचते हैं मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो उस चूरन वाले पर कोई भी असर नहीं पड़ता इसका। अकिचित कर मतलब गरीब, वो तो बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी ये जो व्यंग्य थी उसके आगे चूर चूर हो जाती होगी। किसके आगे, चूरन वाले के आगे, ठीक है। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी, चूर चूर ही क्यों, वहाँ पर उसके आगे, वो चूरन वाले के आगे यह व्यंग्य जो है लज्जित हो जाती है, ठीक है। पानी पानी, शर्मिंदा होना या लज्जित होना। तो वह क्या बल है जो इसे इस तीखे व्यंग्य के आगे अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। ये कैसा बल था जो उसके आगे अजेय ही रहता है, अजेय ही नहीं रहता बल्कि क्या होता है, उस व्यंग्य की क्रूरता को भी पिघला देता है। अर्थात उस चूरन वाले के पास में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई व्यंग्य शक्ति नहीं चलती है, ठीक है। उस बल को जो नाम दो, फिर आगे कहते हैं उस बल को आप जो भी नाम दीजिए, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फूलता फलता है। कुछ भी नाम दीजिए, परंतु उस सतह की वस्तु वो नहीं है। क्या नहीं है, जहाँ पर संसारी वैभव फूलता फलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, ठीक है। और वो कुछ जो है जो उनके पास है वो कुछ अलग ही जाति का तत्व है, अपर जाति का, ठीक है, तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक भी कहते हैं, है ना। आत्मिक, धार्मिक और नैतिक भी कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं, फिर लेखक कहते हैं मुझे योग्यता नहीं है उसके बारे में कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। लेखक कह रहे हैं कि आध्यात्मिक क्या है, आत्मिक क्या है, धार्मिक क्या है और नैतिक क्या है, ये सब बातों को मैं जानना नहीं चाहता हूँ, जो कि किसके पास है, चूरन वाले के पास में है। और प्रतिपादन करूँ, मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं किसी शब्द के बारे में इतना अच्छे से जानना नहीं चाहता हूँ। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो शब्दों पर अटकूँ और उस पर विचार करूँ। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा या कामना। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। फिर वो कहते हैं कि संचय की चाह, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में क्या होती है, व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और निर्बल हमेशा धन की ओर झुकता है। वह अलबत्ता है, अलबत्ता अर्थात निस्संदेह, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अब आगे देखो, फिर वो चूरन वाले की बात करते हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। वो तो अपनी बात बता दिए, अब आगे क्या बता रहे हैं कि एक बार जो चूरन बेचने वाले भगत जी हैं वो कहाँ पर दिख गए, बाजार के एक चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। जय जय राम अर्थात नमस्ते, सादर नमस्ते किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, मैं देख रहा था कि उनकी आंखें बंद नहीं थी
और ना उस समय वो बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, और ना ही उस समय वो बाजार को किसी तरह से बुरा, बाजार अच्छा नहीं है, बाजार बुरा, उसको किसी प्रकार की गालियाँ देते हुए भी मुझे वो नहीं मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। राह में बहुत सारे बालक, बहुत सारे व्यक्ति भी मिले जो जिसको भगत जी अच्छी तरह से जानते थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, और भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना। ये यहाँ पर लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से सब चीज़ों को देख रहे थे, इसलिए वहाँ लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिले जिसको भगत जी ने पहचाना, अर्थात उनको सब कुछ दिख रहा था। सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन भी दिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा, इससे हम ये थोड़ा सा भी ये नहीं कह सकते कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। अर्थात लेखक के कहने का अर्थ है कि वो चौक बाजार में थे तो उस समय ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनकी आंखें किसी भी प्रकार से बंद थी या कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। भौचक्के, हक्का बक्का होकर लाचार रह जाना उनकी आदत नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। व्यवहार में वो कोई असमंजस या संदेह करना उनका नहीं था, और खोए से खड़े वहीं वह रह जाते थे, और ऐसा भी नहीं था कि कहीं पर वो खोए से खड़े रह जाएं। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। बाजार का चौक था, तरह तरह के सामानों से भरा पड़ा था। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। वो सब सामान को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन सब सामानों के प्रति उनके अंदर में प्रेम नहीं है, ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा था। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, और ऐसा लग रहा था कि हाँ, सब कुछ जरूरत की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरत की कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, और कोई विद्रोह भी नहीं था, प्रसन्नता ही थी उनके भीतर में, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई खाली जगह ही नहीं थी, इसलिए प्रसन्नता भी थी और आशीर्वाद भी था। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। वो देख रहे थे लेखक कि खुली आंख से, संतुष्ट मन से और अपने आप में मग्न होकर वो चौक बाजार से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े के पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी अर्थात बनिए की दुकान पर। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें ली और चले जाते हैं। जहाँ वो बनिए की दुकान पर रुकते हैं और दो चार चीज़ें, अपने काम की चीज़ें जो रहती हैं वो लेते हैं और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। वो नहीं चाहते, वो जिद से बाजार से कुछ नहीं ले जाऊंगा, ऐसा भी वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। उनको सिर्फ नमक और जीरा चाहिए तो वो बाजार की जो मोह है तभी तक है कि हाँ, मैं बाजार आया हूँ तो जीरा और नमक लेकर जाऊंगा और ये मेरे लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तभी तक वह उपयोगी है और तभी तक बाजार उनके लिए उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। ज़रूरत की चीज़ थी जीरा और नमक, वो ले लिए तो सारा बाजार अब उनके लिए क्या है, नहीं के बराबर हो जाता है। अब ये मेरे लिए कुछ काम की चीज़ नहीं है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। वो जानते हैं, भगत जी जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरे रहता है। और बस इस ज़रूरत की चीज़ लेने के बाद बाकी वो जो बाजार का जो चांदनी है, उसकी चांदनी जो उसकी चमक है, वो वैसे क्या वैसे बिखरी रह जाती है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। चौक की जो चांदनी है, चौक की चांदनी क्या है, किस लिए कहा गया है, जो बाजार को सजा सजा के रखा गया है। भगत जी जा रहे हैं, उनके दाएं बाएं आगे पीछे सब कुछ बाजार का सामान सजा सजा कर रखा गया है, लेकिन वो भगत जी पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वो तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है। क्योंकि भगत जी को क्या चाहिए, जीरा चाहिए, और एक कोने की दुकान है वहाँ पर उनको
मिल जाता है जीरा और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम जिसके लिए जरूरत हो तुम उसके लिए रहो, मेरे लिए जीरा चाहिए था, मैंने जीरा और नमक ले लिया है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, फिर लेखक कहते हैं यहाँ मुझे ज्ञात होता है अर्थात मालूम होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बाजार को भी सही अर्थ वही मनुष्य प्रदान करता है जो चाहता है, वो जो जानता है कि उसे उस बाजार से क्या लेना है, और जो नहीं जानते कि वो बाजार से क्या चाहते हैं, अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर की सद्भाव की घटी, और मन के अंदर अगर कपट हुआ तो हमारे बीच में जो सद्भावना है वो घट जाएगा। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और इस तरह की जब भावना आ जाती है तो आपस में हमारे अंदर में जो प्रेम होता है, भाईचारे का प्रेम वो और पड़ोसियों का प्रेम, वो भावना हमारे मन में नहीं रह जाती है, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह हम व्यवहार करते हैं, और आपस में हम एक दूसरे से कोरे ग्राहक और बेचक की तरह, ग्राहक अर्थात खरीदने वाला, बेचक अर्थात ग्राहक अर्थात खरीदने वाला, बेचक अर्थात बेचने वाला, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में लगे हों, और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, एक की हानि होती है तो दूसरे को उसमें अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। औंधा का अर्थ होता है उल्टा, सिर के बल से नीचे और ऊपर शरीर जो होता है उसको क्या कहते हैं, औंधा। ठीक है, तो ऐसा बाजार, ऐसा अर्थशास्त्र सरासर क्या है, औंधा है अर्थात उल्टा है। यह पाठ जो बाजार दर्शन पाठ था, जैनेन्द्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में खास बात यह है कि इसमें जहाँ गहरी वैचारिकता है, विचार क्या क्या है, वहाँ साहित्य सुलभ लालित्य भी है। इन दिनों पिछले 1-1.5 दशक से उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरी चर्चा हो रही है। इस बाजारवाद से लेखक कई दशक पहले से ही परेशान थे। यह निबंध आज के बाजारवाद की मूल अंतर्वस्तु को समझाने में सहायक है। अपनी कोटि का यह बेजोड़ निबंध है। वे अपने परिचितों मित्रों के अनुभव के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बनाती है। यदि हमें अपनी ज़रूरतों का पता ना हो तो हम बाजार से लाभ उठा सकते हैं। यदि हम अपनी ज़रूरतों को ना समझकर बाजार की तड़क भड़क में फंस गए तो अपने लिए केवल असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या ही बाजार से बटोर कर लाएंगे। इससे हमारा पूरा का पूरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसी भाव को भांति भांति से उदाहरण देकर लेखक ने समझाने की सफल चेष्टा की है इस निबंध के माध्यम से। तो पाठ हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसमें ये पाठ आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ था। आप अगर इसको ध्यान से सुने होंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें से कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो क्या है, दारुण, कठोर, कौंधती, चमकना, लीक, लकीर, विडंबना, उपहास, कृतघ्न, किए हुए उपकार को न मानने वाला, लोक वैभव, शान शौकत, ऐश्वर्य को लोक वैभव कहा गया है। अकिचित कर, गरीब, तल, सतह, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, अलपत्ता, निसंदेह, भौचक्के, हक्का बक्का, पसोपेश, असमंजस, पंसारी बनिया, औंधा, सिर नीचे किया हुआ, या फिर उसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं।
और भी कई कठिन शब्द थे जिसको हम पाठ में आपको उसका अर्थ भी बताते गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न, किस महिमा के कायल लेखक के मित्र थे? किस महिमा के कायल लेखक के मित्र थे? अपनी पत्नी की महिमा के कायल। पैसों को देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? अगर किसी के पास पैसा है उसको देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? बैंक बैलेंस। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनदेखे भी दिखते हैं? कौन सी वो चीजें हैं? माल, असबाब, कोठी, गाड़ी, बंगला, ये सब ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखने से भी दिख जाती हैं, ठीक है। लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा? लेखक के मित्र ने बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा क्योंकि बाजार को जो इस तरह से सजा सजा कर रखे रहते हैं तो कोई बेहया ही होगा जो कि उस जंजाल में, उसके जाल में ना फंसे, ठीक है। मनमानेपन की छूट मन को क्यों नहीं होनी चाहिए? मनमानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह अखिल का अंग है, वो खुद कुछ भी नहीं है। चूरन वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल सकता? चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। पैसा उसके आगे होकर क्या मांगता है? पैसा उसके आगे होकर किसके आगे? भगत जी के आगे होकर भीख तक मांगता है। चांदनी चौक का आमंत्रण किस पर व्यर्थ होकर बिखरे रहता है? चांदनी चौक का आमंत्रण किस पर व्यर्थ होकर बिखरे रहता है? चांदनी चौक का आमंत्रण चूरन वाले भगत जी पर व्यर्थ होकर बिखरे रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो आप पूछोगे, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको लिख कर भेजेंगे।